नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। हरियाणा की मनोहर लाल सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा दिया है। हरियाणा 98वां स्थापना दिवस मनाया और इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने एनएचएम कर्मियों को आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए सालाना मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदान करने का फैसला किया है। रिपोर्ट आप देखिए। बीते 1 नवंबर को हरियाणा का 58वां स्थापना दिवस मनाया गया। 58वां स्थापना दिवस मनाने से एक सप्ताह पहले बीजेपी ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में 9 साल पूरे कर लिए हैं। 2014 से मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में हरियाणा लगातार विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है। नए काम हो रहे हैं, विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किए जा रहे हैं। बीते 9 सालों में सीएम मनोहर लाल की अगुवाई में न केवल बुनियादी सुविधाओं का विकास हुआ, बल्कि व्यवस्था परिवर्तन से लेकर आधुनिक टेक्नोलॉजी के जरिए जनहित के कार्य किए जा रहे हैं। लोगों की समस्याओं के तुरंत समाधान पर जोर दिया गया है। आवाम और हुक्मरान के बीच की दूरी मिट गई है। तरक्की के नए आयामों को गढ़ा जा रहा है। हरियाणा को नंबर 1 राज्य बनाने के लिए मनोहर सरकार एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। हरियाणा की मनोहर लाल सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा दिया है। मनोहर सरकार ने एनएचएम कर्मियों को आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए सालाना मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदान करने का फैसला किया है। मैं हरियाणा की 2 करोड़ 80 लाख लोगों को अपना परिवार मानता हूं। परिवार के नाते हम काम करते हैं। मित्रों, भाइयों बहनों, ये मेरा परिवार है। और जब परिवार मान लिया जाता है तो फिर हर किसी की चिंता करना, चाहे उसमें केंद्र सरकार की योजनाएं हो और चाहे हरियाणा सरकार की योजनाएं हो, उन सब योजनाओं को हम एक प्रकार से सिरे चढ़ाने के लिए आगे काम करते हैं। अब आगे से ये जो बाबुओं का काम, घुमाने का काम, भ्रष्टाचार का काम, 3C को खत्म करने का काम, 3C यानी क्राइम, करप्शन और कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, इन 3C को खत्म करने का काम हम करेंगे। और मैं ये कह रहा हूं, आज ऐलान कर रहा हूं इस बात का कि 58वां ये हमारा हरियाणा दिवस, इसको हमने मनाया है। और जैसा हम जानते हैं, 58 साल के बाद एक कर्मचारी की या किसी भी व्यक्ति की रिटायरमेंट की एज मानी जाती है। ये जितनी बुराइयां प्रदेश में पनपी हैं, हमने लगातार 9 साल मेहनत की है और उस मेहनत के बाद आज हम इस लेवल पर कहने लायक हो गए हैं। आज से इन सब बुराइयों का और रिटायरमेंट होने का टाइम आ गया। हमने सब रिटायर कर दी। किसी बुराई को भी हम पनपने नहीं देंगे, जड़ से मिटाएंगे और 7S पर काम करेंगे। 7S: शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन, स्वाभिमान, सुशासन और सेवा। ये 7S हैं जो जनता के काम आएंगे। उनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान, स्वावलंबन, सुशासन और सेवा, इस नाते से 7S पर काम करेंगे। और जनता का जो खजाना है, सरकारी खजाना, इस गरीब जनता के लिए खोल के रखेंगे। कभी कोई कमी नहीं आने देंगे। मित्रों, भाइयों बहनों, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूर्व सरकारों को आड़े हाथों लेते हुए जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों ने सूबे में भाई भतीजावाद को बढ़ावा दिया, क्षेत्रवाद के लिए काम किया। उन्होंने पहले की सरकारों के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि वे जनता को लूटती भी थी और फिर कूटती भी थी। लेकिन हमने सभी प्रदेशवासियों को अपने परिवार का हिस्सा मानकर काम किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने कॉस्ट बेस्ड राजनीति, करप्शन और क्राइम को हटाकर प्रदेश से बुराई को खत्म करने का काम किया है। स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, स्वाभिमान, स्वावलंबन, सेवा, सुशासन के 7S को हमारी सरकार ने सुनिश्चित किया है। अभी 2 दिन पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की भी जयंती हमने मनाई।
राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में एकता के लिए देश भर दौड़ें हुई और उनको हमने याद किया कि देश की 562 रियासतों को एक सूत्र में पिरो करके देश की एकता अखंडता को जो बनाने का काम उन्होंने किया। और जो थोड़ा सा काम बच गया था, जिन कारणों से बचा था उन कारणों में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन जम्मू कश्मीर का एक विषय शेष बचा था, उस बचे हुए काम को आप लोगों ने पूरा किया। मैं बहुत बहुत इस बात की सराहना करता हूं, आप लोगों का अभिनंदन करता हूं। आज से 9 वर्ष पूर्व हम पूर्व की सरकारों को देखें, उस समय जिस प्रकार का एक माहौल था, उस माहौल में एक निराशा का वातावरण था, एक अवसाद का वातावरण था। भाई भतीजा के नाते गिने चुने लोगों को लाभ मिलता था, बिचौलिए काम करते थे, जाति और वर्ग इस नाते से बोलबाला रहता था। लेकिन आज हम लोगों ने वो सारी चीजें पलटी हैं। देखा जाए तो आज भी वो बाज नहीं आ रहे उन बातों से। जातिगत पॉलिटिक्स आज भी करते हैं। अभी हमने देखा होगा उप मुख्यमंत्रियों का शोषा सब पार्टियों ने छोड़ रखा है। हम आएंगे, इतने उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, इस जाति में से बनाएंगे, हम आएंगे इस जाति में से बनाएंगे। भाई बने, जातियों का खेल इस देश की जो एक बहुत बड़ी आस्था हमारी लोकतंत्र में है, उस लोकतंत्री आस्था को बिगाड़ा है। बिगड़ी व्यवस्था को ठीक करने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने भी आह्वान किया है, हम भी उस पर चलते हैं कि वो अपने हिसाब से जातियों पर चलते होंगे, लेकिन जातियों पर हम भी चलेंगे। उनकी जातियां परंपरागत रूप से जैसे लोग बंधे रहते हैं, वोट बैंक के नाते उपयोग करते हैं, वो करते हैं, लेकिन हमने समाज को एक सूत्र में बांधते हुए और अगर थोड़ा अंतर किया है तो 2 जातियों में किया है, एक अमीर जाति है, एक गरीब जाति है। हरियाणा के 58वें स्थापना दिवस पर जहां सीएम मनोहर लाल ने लोगों को बधाई दी, वहीं इस खास मौके पर उन्होंने कहा कि बीते 9 सालों में राज्य सरकार ने प्रदेश की पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का काम किया है। गरीब, मजदूर, किसान, छोटा व्यापारी जिनकी सालाना आय बहुत कम है, उनके लिए विशेष योजनाएं चलाई जा रही हैं। हरियाणा परिवार के मेरे सभी आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, भाइयों और प्यारे बच्चों, आज 58वें हरियाणा दिवस पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही कामना करता हूं कि हरियाणा विकास और कल्याण के नित नए आयाम स्थापित करते हुए देश का अग्रणी राज्य बना रहे और आप सभी इसके विकास तथा उन्नति में भागीदार बनकर आगे बढ़ते रहें। हरियाणा भारतीय गणतंत्र के मानचित्र पर 17वें राज्य के रूप में 1 नवंबर 1966 को अस्तित्व में आया था, परंतु आदिकाल से ही हरियाणा की यह देवधरा भारत माता का आभूषण रही है। वैभव, समृद्धि, ज्ञान तथा धन धान्य से भरपूर इस भूमि पर भारतीय सभ्यता फली फूली तथा मनीषियों ने वैदिक संस्कृति की रचना भी यहीं की। यहाँ महाराजा कुरु ने कुरुक्षेत्र में स्वर्ण मंडित हल चलाकर कृषि युग का शुभारंभ किया। वहीं भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग का अमर संदेश भी इसी हरियाणा की धरा से दिया। बहनों भाइयों, आज हरियाणा दिवस के इस अवसर पर मैं उन सभी कर्म योद्धाओं का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने हरियाणा को बनाने और आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है। उन्होंने इस मरुस्थलीय क्षेत्र में आज के आधुनिक हरियाणा की नींव रखी। साथियों, 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा पंजाब से अलग होकर एक अलग राज्य बना, उस समय न संसाधन थे, न माहौल, न परिस्थितियां, केवल था तो हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद और संकल्प। इस स्थिति को देखते हुए यह आशंकाएं प्रकट की जाती थी कि इतना छोटा और पिछड़ा हुआ राज्य शायद ही कभी सफल हो पाएगा, लेकिन मुझे गर्व है अपने हरियाणा वासियों की मेहनत और संकल्प पर, जिसने सभी आशंकाओं को गलत साबित कर दिया। मैं हरियाणा के कर्मचारियों को भी
विशेष बधाई देता हूं, जिन्होंने इसकी प्रगति में अपना योगदान दिया। आज हरियाणा में लगभग 4 लाख कर्मचारी हैं और आज 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने वाला हरियाणा पूरे देश में पहला राज्य है। भाइयों बहनों, जब हम प्रदेश की 57 वर्षों की विकास यात्रा के इतिहास का अवलोकन करते हैं तो हम पाते हैं कि प्रदेश ने विपन्नता से संपन्नता की अनेक मंजिलें तय की हैं। हरियाणा सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर करनाल में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस खास मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के लोगों को बड़ी सौगात दी है। सीएम मनोहर लाल ने अंत्योदय महासम्मेलन में घोषणा करते हुए कहा कि अगले साल यानी 1 जनवरी 2024 से प्रदेश में सामाजिक पेंशन के लाभार्थियों को 3000 मासिक पेंशन दी जाएगी। मौजूदा समय में 2750 रुपए पेंशन दी जा रही है। कि अभी जैसे योजनाओं में हम पता है कि लगभग 30 लाख लोगों को हम मासिक पेंशन 2750 रुपया दे रहे हैं। उसमें वृद्धावस्था पेंशन है, उसमें विधवा बहनों को पेंशन मिलती है, उसमें दिव्यांग बंधुओं को पेंशन मिलती है, कुछ और जो परमानेंट स्थायी बीमारी के नाते से कुछ लाचार लोग हैं उनको मिलती है, 27.5 रुपए मिलती है। हमने अपने घोषणा पत्र के लगभग 95% वायदे पूरे कर दिए हैं। एक 5% जो बचे हैं इस वर्ष के अब शुरू हुआ है, अगला पूरा वर्ष हमारे पास है। लेकिन एक बड़ी घोषणा जो हमने वादा किया हुआ है कि हम इस पेंशन को 2000 से 3000 करेंगे। 250 रुपया बचा है। 1 जनवरी से ये योजना 3000 रुपया इन बंधुओं को मिलेगी, ऐसी ये घोषणा मैं करता हूं। बंधुओं, अंतिम जो बात मुझे कहनी वो ये कि आज हम करनाल की धरती पर बैठे हैं। करनाल दानवीर कर्ण जी के नाम से और जाना जाता है। दानवीर कर्ण के बारे में हम जानते होंगे कि वो एक सामान्य परिवार में जन्म लिया हुआ बालक, बल्कि एक जिनको हे दृष्टि से देखा जाता है, इस प्रकार के उनके जन्म की कहानी। यानी वो व्यक्ति इस प्रकार के परिवार में जन्म लेने के पर, मां की गर्भ से जन्म लेने के बाद बड़े होकर के कितनी कल्याणकारी योजनाओं के साथ उनको जाना जाता है। ऐसा नहीं कि सारी योजनाएं, सारे ऐसा परोपकार का काम कोई बहुत बड़े बड़े धनाढ्य लोग करते हैं, बड़ी कुर्सियों पर बैठे हैं वो कर सकते हैं, बहुत ज्यादा ऊपर पढ़े लिखे लोग कर सकते हैं। सामान्य व्यक्ति भी सेवा के काम में आगे उतर सकता है। और हमारे लिए प्रेरणा स्रोत दानवीर कर्ण है। दानवीर कर्ण के साथ हम अगर उनकी प्रेरणा लेकर के कोई भी समाज का काम, परोपकार का काम करना चाहें, सामान्य व्यक्ति भी कर सकता है। दानवीर कर्ण के बारे में लिखा है कि जग में जो भी निर्दलित प्रताड़ित जन है, जो भी निहीन है, निंदित है, निर्धन है, ये कर्ण उन्हीं का सखा बंधु सहचर है। विधि के विरुद्ध ही उसका रहा समर है। उनके जीवन को उठा के देखिए, दान वीरता में उनके कोई सानी नहीं है। तो इस प्रकार का एक आदर्श हमारे लिए है। हरियाणा के 58वें स्थापना दिवस पर करनाल में समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर हरियाणा वासियों को कई सौगातें दी गई। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, आयुष्मान भारत चिरायु योजना, हरियाणा आय वृद्धि बोर्ड की स्थापना, हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना, मुख्यमंत्री अंत्योदय दुग्ध उत्पादन सहकारिता प्रोत्साहन योजना, सामाजिक पेंशन को बढ़ाने का ऐलान, 1,80,000 से कम सालाना आय वाले परिवारों के 60 साल से अधिक आयु के सदस्यों को अयोध्या, वाराणसी जैसे तीर्थों के दर्शन करवाए जाएंगे। आने जाने का खर्च राज्य सरकार वहन करेगी।
केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में हरियाणा के 15 लाख परिवारों को 5 लाख का सालाना मुफ्त इलाज मिलता है। हरियाणा सरकार की चिरायु योजना से अब तक लगभग 11 लाख परिवारों को लाभ मिला है। इस योजना में राज्य के 14 लाख नए परिवारों को शामिल किया गया। केंद्र और राज्य सरकार की योजना को मिलाकर हरियाणा के 40 लाख अंत्योदय परिवारों को लाभ मिलेगा। अंत्योदय परिवारों के लिए राज्य सरकार की योजनाओं की निगरानी और समीक्षा करेगा। बोर्ड आय बढ़ाने के लिए नई योजनाएं भी बनाएगा। लोन लेकर मिनी डेयरी खोलने वाले अंत्योदय परिवारों को 1 साल तक दूध पर सहकारिता यूनियन के मूल्य से प्रति लीटर 10 रुपए अधिक दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 1 जनवरी 2024 से सामाजिक पेंशन 2,750 रुपए से बढ़ाकर 3,000 करने का ऐलान किया। सीएम मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि हम सब कई सालों से प्रार्थना कर रहे थे कि रामलला को अपना भव्य मंदिर मिल जाए। कांग्रेस ने लंबे समय तक इसको लटका कर रखा। मोदी जी ने राम मंदिर के इस लक्ष्य को पूरा किया है। आप सभी योजना का लाभ लेकर अयोध्या में दर्शन के लिए अवश्य जाएं। बीते दिन सरदार पटेल की जयंती के मौके पर पिंजौर में सीएम मनोहर लाल ने दौड़ को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान उन्होंने राष्ट्र के प्रति सरदार पटेल के योगदान को याद करते हुए कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत की एकता को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देश की आजादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 562 रियासतों को भारत के संविधान के साथ जोड़ने का काम किया। बचा हुआ काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किया जा रहा है। जैसा ये पहले से हमको जानकारी है कि 31 अक्टूबर इसको देश भर में राष्ट्रीय एकता दिवस इस रूप में मनाया जाता है और इसके पीछे की भूमिका आपको पता है कि 31 अक्टूबर देश के पूर्व गृह मंत्री, प्रथम गृह मंत्री रादर कहें, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का ये जयंती का दिन है। इस जयंती के दिन को हमने चुना है। इसका भी आप जैसे स्तर के लोगों को सब जानकारी है ही। जब देश आजाद हुआ उस समय ये देश बहुत सी रियासतों में और एक प्रकार से उनके राजा महाराजा, उनके रियासतों के जो और प्रमुख लोग थे उनसे संचालित होता था। भले ही अंग्रेज का राज था लेकिन एक इकाई के रूप में ये कभी नहीं रहा। शासन व्यवस्था अंग्रेज करता था लेकिन नीचे जनता के साथ जुड़ने का जो रियासतों का अपना एक सिस्टम बना हुआ था। इन सब से रियासतों को एक करना है तो ये काम सरदार वल्लभ भाई पटेल के जिम्मे लगा और देश की 562 रियासतों को उन्होंने बिना किसी विवाद के सबको प्रस्यू करके और सबको मना लिया कि भारत के संविधान के अंतर्गत सब काम करेंगे। क्योंकि अंग्रेज ने जाते समय कुटिल चाल चली, उन्होंने छूट दी थी इन रियासतों को, अगर कोई रियासत चाहे तो अपना अलग से भी संविधान के अंतर्गत रह सकता है। सार्वभौमिकता तो देश की रहेगी लेकिन संविधान उनका अलग से रहेगा। 3 रियासतें ऐसी थी जिन्होंने उस समय इनकी अपील के हिसाब से सहमति नहीं दी। उन 3 को भी बाद में एक करने के लिए एक पंडित नेहरू जी के जिम्मे लगी, 2 सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जिम्मे। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने जिम्मे ली, उन्होंने जो भी कुछ बातचीत उनसे की होगी, कहते हैं साम दाम दंड भेद, किसी समस्या के हल के लिए 4 अक्षर होते हैं। उनसे प्रेम से बात की होगी, उनको डराया होगा, उनको धमकाया होगा, उनको परिणाम भुगतने के लिए भी तैयार रखा होगा। अंतोगत्वा 2 तो मान गए। एक जम्मू कश्मीर की रियासत जो उस समय पंडित नेहरू जी के जिम्मे लगी थी वो नहीं माने और अंतोगत्वा संविधान में एक अलग से धारा 370 जोड़ी गई और वो 370 के कारण से जम्मू कश्मीर अभी पिछले कुछ वर्षों तक इस देश का अभिन्न अंग नहीं बन पाया था। कोई भी देश की संसद अगर कानून पास करती थी तो जब तक वो वहां की असेंबली उसको रेटिफाई जब तक वो न करे तब तक वो लागू नहीं हो सकता था। यानी एक प्रकार से संसद के ऊपर भी उस प्रदेश में वहां की असेंबली का एक अधिकार था।
वर्तमान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस बचे हुए काम को अब आकर के इस काल में समाप्त किया। धारा 370, 35A ये दोनों, और ये भी वैसा ही बिना किसी विवाद के, बिना किसी, वरना तो लोग बहुत तरह की भय भावना दिखाते थे, 370 खत्म करेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन पार्लियामेंट में जाकर के 370 को समाप्त करने का एक निर्णय लिया, निष्प्रभावी कर दिया। अब जम्मू कश्मीर भी वैसा ही एक अंग जैसे बाकी प्रदेश है, उसी प्रदेश का उसी प्रकार के यानी संबंध अब भारतवर्ष के यानी एक संघ के नाते जम्मू कश्मीर भी एक भाग हो गया है। तो आज के इस अवसर पर देश के लोगों को इस भावना से आगे बढ़ाया जाए कि इसकी एकता, देश की अखंडता, ये बहुत एक प्रमुख और एक ऐसा विषय है जो हर नागरिक के दिमाग में जाना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष, एक प्रतीक के रूप में उनका एक स्टैचू गुजरात में, बहुत बड़ा स्टैचू और विश्व का टॉलेस्ट स्टैचू, स्टैचू ऑफ यूनिटी, शायद 372 फुट ऊंचा, अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो 300 कुछ मीटर, ऐसा कुछ उसकी ऊंचाई है, जो यानी इससे पहले अमेरिका का जो स्टैचू था वही टॉलेस्ट था। अब ये स्टैचू ऑफ यूनिटी ये सबसे टॉलेस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड है। प्रतीक रूप में वहां लोग जाते हैं, वहां इस भावना से उद्बोध होते हैं। देश के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में एक विषय जो हम हर बार याद करते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हमारी जो आईएएस की, प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका क्या होगी, इसका बड़ा सरल शब्दों में उल्लेख किया हुआ। एग्जैक्ट शब्द क्या है आप में से कोई बता सकता है? स्टील फ्रेमवर्क ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, आईएएस सर्विस जो है, इट इज द स्टील फ्रेमवर्क ऑफ आवर कंट्री। तो इस प्रकार का एक ताना बाना सारे देश में आईएएस कैटेगरी का बना हुआ है, जो अपने छोटे मोटे सब मैं कहता हूँ अपने लगाव को छोड़कर उससे ऊपर उठकर, ना उनको अपने गांव से लगाव है, ना उनके अपने प्रदेश से लगाव है। इंटरस्टेट भी हमारी सबकी नीतियां रहती है, सारा देश एक हो। 21वीं सदी में मोबाइल ने संचार के क्षेत्र में एक क्रांति ला दी है। हरियाणा के विकास में भी ई क्रांति महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सीएम मनोहर लाल ने सरकार के 9 साल पूरे होने पर कहा कि आधुनिक टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर जनहित के काम किए जा रहे हैं। हम लोगों से पूछते हैं आपको ये सुविधा मिल रही है? मिल रही है। पेंशन टाइम से मिल रही है? मिल रही है। राशन कार्ड बन गया? मिल गया। आयुष्मान का लाभ मिल रहा है। फिर किसी को मुआवजा मिला कि नहीं मिला? मिला। जितनी योजनाएं सबका लाभ मिला। और ये अंत्योदय तो है कि अंत्योदय ही पता नहीं हमको क्या है। भाइयों बहनों, इसको सरल शब्दों में समझना हो तो ये गरीब का उदय है। अंत्योदय माने गरीब उदय। गरीबों को कैसे आगे बढ़ाया जाए। कांग्रेस ने हमेशा नारे दिए, गरीबी हटाओ, कभी 4 सूत्री कार्यक्रम, कभी 20 सूत्री कार्यक्रम। मैं कहूंगा इन गरीबों के साथ 420 भी करते रहे, वो 4 सूत्री 20 सूत्री 420 का खेल खेलते रहे, लेकिन अब उनके भौरे में चक्र में नहीं आएंगे। जनता नहीं आएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। हम पूछेंगे आपने हमारे शासन से पहले 10 साल में क्या किया था? क्या जो अन्य पार्टियां भी जब अभी सत्ता में रही होंगी क्या करते थे? जनता को लूटते भी थे और साथ में कूटते भी थे। किसी बुराई को भी हम पनपने नहीं देंगे, जड़ से मिटाएंगे और 7S पर काम करेंगे। 7S: शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन, स्वाभिमान, सुशासन और सेवा। ये 7S हैं जो जनता के काम आएंगे। उनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान, स्वावलंबन, सुशासन और सेवा, इस नाते से 7S पर काम करेंगे। और जनता का जो खजाना है, सरकारी खजाना, इस गरीब जनता के लिए खोल के रखेंगे। कभी कोई कमी नहीं आने देंगे। मित्रों, भाइयों बहनों, कि गरीब परिवार जिनके घर में से कोई नौकरी पर नहीं जा सकता था, ये नौकरी में आगे कैसे बढ़ें, इसके लिए हमने
5% अंक ये अलग से स्पेशल देने का काम किया। कैसे घर जिनके घर में एक भी नौकरी नहीं है उसको 5% अंक अलग मिलेंगे। और मुझे खुशी है कि अब जो नई नौकरियां मिल रही हैं इसमें 60 से 65% लोग 5% का जो फायदा है वो लेकर के बढ़ रहे हैं, अर्थात नए लोगों के घरों में नौकरी मिल रही है। मुख्यमंत्री ने सरकारी कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा देते हुए सरकारी कर्मचारियों के डीए में 5% की बढ़ोतरी की घोषणा की है। राज्य कर्मचारियों के डीए में 42% से 46% की वृद्धि की है। 1 जुलाई 2023 से हरियाणा के लगभग 3.5 लाख कर्मचारियों को भी अतिरिक्त 4% डीए का लाभ मिलेगा। अगले साल लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। ऐसे में विकास का काम हो या फिर भ्रष्टाचार पर प्रहार, सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश को बीते 9 सालों में नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। फिलहाल सीएम मनोहर लाल प्रदेश के विकास और खुशहाली के लिए संकल्पबद्ध है और लगातार प्रदेशवासियों के हित के लिए काम कर रहे हैं। बीते 9 सालों के शासन में हरियाणा ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है और ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। दिवाली से पहले सूबे के लोगों को सौगात इसी कड़ी में देखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।